प्रिविलेज के बारे में प्रिविलेज लोग बात ही नहीं करते। मतलब फायदा तो नहीं बोलूंगा, प्रिविलेज से आपने क्या मतलब बना बनाया आपको मिल गया। कास्ट में जन्म हो गया, मेल हो गया, तो इतनी बेनिफिट्स तो वैसे ही आ गए। तो जो मैं कहूँ कि मेरे बराबर भाई मेरिट लेकर आओ, वो तो वैसी प्लेइंग फील्ड में नहीं थे वो। कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को एक क्राइम बता के लेजिस्लेशन लाने की कोशिश करी जा रही है और उसको अपोज करा जा रहा है बाय अपर कास्ट। Hello and welcome to another episode of The Fourth Dimension. Again, you'll see two familiar faces, Dr. Aviral and me, Sanjay Rajora. And today we are going to address the elephant in the room. और The Fourth Dimension इसमें important इसलिए है क्योंकि हम दो अपर कास्ट मर्द जो हैं वो कास्ट को एड्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे पास ऑलरेडी इतनी प्रिविलेज है, एक तो कास्ट की प्रिविलेज है और ऊपर से जेंडर की प्रिविलेज है, लेकिन उसके बावजूद हमने कोशिश करी है इस बारे में बात करने की, क्योंकि मेरा मानना ये है और मेरे ख्याल डॉक्टर अविरल का भी मानना यही है कि क्यों ना हम इस बारे में बात करें, क्योंकि ये एक ऐसा मसला है जिससे हम अछूते ही रहे हैं, क्योंकि कास्ट का जो डिस्क्रिमिनेशन है हमें झेलना नहीं पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। और हमने शायद अपनी अपर कास्ट होने के फायदे भी बहुत उठाए हैं। हाँ, वही फोर्थ डिमेंशन है अपनी, शायद बिना चाहते हुए भी उठाए होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और वो जो प्रिविलेज का जो एक एंगल है, वो प्रिविलेज एक ऐसी चीज है जो आपको भी मिली है, मुझे भी मिली है, लेकिन दैट डजंट मीन कि हम उस प्रिविलेज को एक्नॉलेज करके ये एक्सेप्ट ना करें कि जो कुरीति है एक समाज के अंदर, इंडिया के अंदर, जिससे हम फायदा उठाया, हमें फायदा मिला एक पर्टिकुलर उसमें पैदा होने का, तो मैं नहीं समझता कि हमें इसके बारे में बात करना अवॉइड करना चाहिए, इसके बारे में खूब बात करनी चाहिए। नहीं, आई थिंक इसकी जो यूनिकनेस मैं कहूँ अगर, वो ये भी है कि प्रिविलेज के बारे में प्रिविलेज लोग बात ही नहीं करते हैं। बिल्कुल नहीं करते। हाँ, उन जो प्रॉब्लम्स हैं वो तो काफ़ी बात होती है, लेकिन जिन्होंने नोइंगली अननोइंगली इस प्रिविलेज को जिया, उससे फायदा उठाया, वो तो मेंशन भी नहीं होती है, क्योंकि किसी को मालूम ही नहीं चलता। सारी उम्र निकल जाती है। क्या अपनी प्रिविलेज का फायदा बताओ, मतलब फायदा तो नहीं बोलूंगा, प्रिविलेज से आपने क्या मतलब बना बनाया आपको मिल गया। सब कुछ ऑलमोस्ट, इन द सेंस के एक होता है ना एब्सेंस ऑफ स्ट्रगल, लगा लीजिए कि मैं लड़का हूं, मैं किसी जाति से आता हूं, उसका मेरे ऊपर कोई नेगेटिव इम्पैक्ट है ही नहीं। ये सबसे बड़ी प्रिविलेज है जहां तक मैं समझता हूं, क्योंकि अगर मुझे कोई नेगेटिव इम्पैक्ट मिला होता तो आई वुड हैव नोन कि भाई कास्ट की ये प्रॉब्लम है। लड़के होने के नाते रिस्ट्रिक्शंस कोई ज्यादा देखी नहीं मैंने। टाइम का लगा लो, किसके साथ जाना है, क्या खेलना, करना, कूदना, लेट, करियर चॉइसेस, व्हाटएवर चॉइसेस, कोई कुछ मतलब नेग्लिजिबल रिस्ट्रिक्शन थी। तो ये तो एक एस्पेक्ट था जो कि जब चल रहा था तो मुझे तो लगा ये सब नॉर्मल है, दिस इज हाउ इट गोज। वो तो बाद में समझ आया कि इट डजंट गो द सेम वे फॉर एवरीवन। वो बात कब हुआ उसको मैं डिफाइन करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन वो बहुत ऐसा नहीं है कि मैंने 25 की उम्र में सब समझ लिया था कि भाई ये बात आ गई है एंड आई नो कि प्रिविलेज। ये मैं कहूँगा पिछले 5-10 साल लगा लीजिए, जब से कास्ट के ऊपर और प्रिविलेज के ऊपर बातें होने लगी। क्योंकि कास्ट से जो लोग सफर कर रहे हैं उस पर तो बहुत बातें होती हैं, लेकिन जो कास्ट से जो प्रिविलेज लेके घूम रहे हैं वो बातें कम हुई। तो अब मैंने फिर अंदर भी देखा, यार मैं तो कास्ट वाइज मैं ब्राह्मण परिवार से आता हूँ, ठीक है, तो चाहे मैं नास्तिक हूँ, जो भी हूँ, वो ऑप्रेसर हो आप। हाँ, बाय डिफॉल्ट मतलब XY क्रोमोसोम लेके जन्मे हैं, ब्राह्मण समाज में जन्मे हैं, नॉर्थ में जन्मा हूं, पता नहीं साउथ में कितना ऊपर नीचे होता है, तो ऑप्रेसर क्लास तो बाय डिफॉल्ट उसमें तो मैं जन्मा। तो ये जो लोग, जितने भी लोग जो शोर मचाते हैं कि रिजर्वेशन जो है गलत चीज है, ये कास्टिज्म को बढ़ा रहा है, और आई डोंट वांट दिस टू बी ए क्वेश्चन आंसर। नहीं, हाँ, मैं भी, हाँ, बिल्कुल, कि वो कास्टिज्म को बढ़ा रहा है। कास्टिज्म को खत्म करने के लिए सबसे पहले रिजर्वेशन खत्म करो, मेरिट पे होना चाहिए सब कुछ। तो वो लॉजिक मुझे बड़ा ही फ्लॉड लगता है, बट आई जस्ट वांट टू नो बिकॉज यू आर फ्रॉम अ ब्राह्मण फैमिली,
और आई एम प्रीटी श्योर कि आपके फैमिली में भी बड़े सारे लोग होंगे खानदान में आसपास जो एंटी रिजर्वेशन होंगे। हाँ हाँ, मतलब मैं एग्जांपल्स में तो नहीं जाऊंगा, लेकिन जो डिफॉल्ट सेटिंग एक ब्राह्मण परिवार में होती है, ऊंचा नीचा देखने वाला, मतलब जो दूसरी कास्ट वाले उनको नीचा देखना, ये तो है मेरे चारों तरफ हमेशा से रही है। रिजर्वेशन के बारे में पर्सनली आप मुझसे पूछते हो तो मुझे कोई प्रॉब्लम है नहीं उसमें, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि ये तो गिवन है ना कि मैं जब इस कास्ट में जन्म गया, मेल हो गया, तो इतनी बेनिफिट्स तो वैसे ही आ गए। तो जो मैं कहूं कि मेरे बराबर भाई मेरिट लेकर आओ, वो तो वैसी प्लेइंग फील्ड में नहीं थे वो, है ना। उनको तो वो ट्यूशन पे भी नहीं जा सके 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं में, जो मैं जा सका। वो ट्यूशन भी अगर आप लगा के चले ना, ट्यूशंस भी जो हैं उसमें भी मुझे अच्छी तरह, या जो प्रोफेसर वगैरह वो सब थे ना, वहां भी कास्ट काम करती है। आप शर्मा जी के बेटे हैं तो बहुत ऐसे प्रोफेसर मिल जाएंगे जो आपको पढ़ाएंगे और बढ़िया भी पढ़ा देंगे। आप अगर किसी और जी के बेटे हैं जो ब्राह्मण उसमें नहीं आता, तो एटीट्यूड ही डिफरेंट हो जाता है। ये तो मैंने मतलब खुद देखा है। बट इसका कोई मतलब आई डोंट नो, मुझे ऐसा समझ में नहीं आता कि देखो मैं खुद एक वेस्टर्न यूपी की जाट फैमिली से बिलोंग करता हूँ, ठीक है। और वेस्टर्न यूपी में मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा कास्ट एट्रोसिटीज़ जो हैं वो ये जो मिडिल कास्ट हैं, जाट गुजर यादव, ये सब लोग करते हैं। मुझे ये समझ में नहीं आता है अभी भी। और कल बात हो रही थी यहीं पे, हम लोग आपस में बात कर रहे थे, अमेरिका में इंग्लैंड में इन्होंने एसोसिएशंस बना रखे हैं अपनी कास्ट को लेके। जानता हूं मैं। हाँ। ये जो कास्ट प्राइड और ये जो बकवास इतनी देख के मेरे को तो घिन आती है। मेरे को मन करता है कि उल्टी कर दो इनके ऊपर, ठीक है। और इन्होंने हर जगह जाके, अभी इनफैक्ट यूएस में तो आपको पता ही होगा कि कास्ट को एक कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को एक क्राइम बता के लेजिस्लेशन लाने की कोशिश करी जा रही है। और उसको अपोज करा जा रहा है बाय अपर कास्ट हिंदूज, ठीक है। हाँ। तो मतलब कहीं पे भी चले गए हैं, इतने सालों से वहां पे रह रहे हैं, लेकिन वो कास्ट का झाड़ू छूटता क्यों नहीं है इनसे? इसका आंसर नहीं, मैं आपसे सवाल नहीं पूछा, मैं सोच रहा हूँ। आई टोटली गेट इट। वो आई थिंक वो ये भी है कि जो हम लेके चले थे ना, जब चले थे उसी टाइम फ्रेम में हम जीना चाहते हैं। क्यों? एक तो ये कि बेनिफिट है उसका। अगर आपको अपनी मतलब जो कास्ट है, जिसके जो भी आपका नाम है, अगर उसके आपको बाहर आकर नुकसान सहने पड़ जाए ना, आप ऐसे छोड़ दोगे उसको? बिल्कुल छोड़ दोगे। यहां आकर भी वही कास्ट वाले लोग मिलकर एक दूसरे का वही काम करते हैं। यूएस में, यहां यूके में भी सेम है। यूके में सरनेम से सबको मालूम चल रहा है कि उससे डिस्क्रिमिनेशन यहां भी हो रही है, प्रॉपर हो रही है। क्योंकि लोग जो हैं, जैसे अगर हम वैसे जो इंडिया से पढ़ लिख के, पहले तो इंडिया में बहुत ज्यादा पढ़ने वाले कौन होंगे? जो प्रिविलेज क्लास ज्यादा होगी, चाहे वो पैसे से हो, चाहे कास्ट से हो, मेल हो एंड ऑल दैट, है ना। वो लोग ज्यादा पढ़ लिखे हैं, उनको ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी बाहर आने की। तो एक कॉन्सेंट्रेटेड ग्रुप ऑफ लोग, वो जो प्रिविलेज, वो बाहर आ गए हैं। अब यहां पे अगर आप डेमोग्राफी देखें तो वो लोग बहुत ज्यादा हैं, उनका नेटवर्किंग, उनकी प्रोफेशनल नेटवर्किंग, उनकी रिसोर्सेज, तो लेकिन उनको इस चीज का बेनिफिट भी है कि वो जो है ना अपनी कम्युनिटी में हम करते रहें, उनका बढ़ाते रहें, उनका आपस में फायदा होता रहे। तो एक विशेष साइकिल बन गया यहाँ पे भी। हालांकि लॉज आर वेरी स्ट्रिक्ट कि आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। मैंने तो नहीं देखा किसी को कन्विक्ट होते हुए कास्ट डिस्क्रिमिनेशन पे यहाँ पे यूके में, यूएस में। वो सटली करते हैं ना। जब कंप्लेंट्स, जब मैं वही कह रहा हूं कि उन्होंने ये नहीं बोलना क्योंकि कास्ट ऐसी है इसलिए हम इनको निकाल रहे हैं। देखिए, जब आपको लॉज तोड़ने मरोड़ने हैं, यू विल फाइंड सटल वेज कि वो कर लो। जब आप आपकी इंटेंशन ये हो गई है ना कि मैंने इस ग्रुप का फेवर करना है, तो आप कर लोगे। यहां के भी लॉज में कर लोगे, तब तक कर लोगे जब तक यहां की लॉ मेकिंग बॉडी ने ये पकड़ नहीं लिया कि भाई आप ये कर रहे हो, लेट मी ऐड दिस टू द लॉ, फिर नहीं आप कर सकते। तो ये प्रॉब्लम, जैसे आप कह रहे हो ना, यूएस में ये प्रॉब्लम आ रही है। अब अगर वो लेजिस्लेट करना चाहते हैं, अपर कास्ट वाले या जो भी प्रिविलेज क्लास है वो नहीं करने देना चाहती, क्योंकि उनको पता है एक बार वो वाला लॉ बन गया जिसमें वो पकड़े जाएंगे, दैट इज इट। वो कुछ नहीं कर सकते, फिर उनको जेल में जाना पड़े। तो अभी तक यहाँ के कल्चर्स में, सिस्टम्स ने वो बात
इतनी डिटेल में नहीं समझी, क्योंकि यहाँ भी चीज़ें बनते बनते चेंज होते होते होती हैं। तो अनफॉर्चुनेटली हम वो सारा बैगेज लेकर यहाँ पे आए हैं और वो उसके साथ हम बेसिकली जी रहे हैं। और जो आपने बात की कि ऐसा क्यों है, आयरनिकली मुझे वो भी समझ में नहीं आता। हम यहाँ पे माइनॉरिटी में हैं। अगर हम खुद लड़ते हैं कि भाई ये जो यहाँ के आप कह लो कि जो नेटिव लोग हैं, सिस्टम है, वो डिस्क्रिमिनेशन होती है। मतलब एज इंपॉर्टेंट थिंग्स एज एग्जाम्स, ट्रेनिंग के एमडी के एग्जाम्स में क्लियर है कि जो इमिग्रेंट्स हैं उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होती है। इसका एविडेंस इकट्ठा किया जाता है, ठीक है, उसके अगेंस्ट हम लड़ेंगे। लेकिन जब हमें खुद करना है, क्योंकि हमारे अंदर जनरेशन से इतनी नॉर्मलाइज की हुई चीज, हम कर देंगे। और बहुत सारे लोग है ना सर, मैं आपको बताऊं कि जिनको ये लगता है कि कास्ट जो है वो, मुझे क्योंकि ज़्यादा पता नहीं है इसके बारे में, तो मैं नहीं बोलूँगा इसके बारे में। और मुझे ये लगता है कि एक हिंदुस्तानी है या पाकिस्तानी, मतलब जो साउथ ईस्ट एशिया, हाँ, तो ये यहाँ पे आप कास्ट से अनभिज्ञ नहीं रह सकते। कास्ट का जो एक ड्रैकुला है, उससे आप अनभिज्ञ नहीं रह सकते। और मुझे ये बड़ा अजीब सा लगता है सुनने में लोगों को, एंड दिस यूजुअली कम्स फ्रॉम पीपल हु आर नॉट दलित्स, हु आर फ्रॉम अपर कास्ट। तो बोलते हैं कि यार मुझे पता ही नहीं इसके बारे में। भाई आपको इसलिए नहीं पता, ये अपने आप में एक स्टेटमेंट है कि आपको नहीं पता है। इट इन इटसेल्फ इज अ स्टेटमेंट कि आप प्रिविलेज हो। और प्रिविलेज होने के बाद तो आप उसको एड्रेस तो करो ना। चलो हम ये नहीं कह रहे आप जाके क्रांति कर लो, बाहर जाके कुछ कर लो, एक्नॉलेज तो करो पहले, एक्नॉलेज कर लो कि भैया ये एक मसला है जो मेरे को झेलना नहीं पड़ा, क्योंकि मैं प्रिविलेज में बिलोंग करता हूँ, ठीक है। अब आती बात कि कितनी दफा लोग बोलने लग जाते हैं कि यार अब रिजर्वेशन का क्या मतलब है। आई सॉ अ दलित ड्राइविंग अ BMW। क्या बोले इनको? तो आप बोलते क्या हो ऐसे लोगों को? आई एम क्यूरियस सर, क्या ही बोले। पहले तो मैं हंसता हूँ, फिर तो मैंने कहा मेरे को तो आज तक एक भी पंडित नहीं मिला जो गटर साफ कर रहा है। हाँ, ये तो है। नॉट वन। गरीब मिल जाएगा, तो गरीब पंडित मिल जाएगा, लेकिन गटर साफ नहीं करेगा, टॉयलेट साफ नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा वो। और ये जो ये इंडिया, मैं आपको बताता हूँ कास्टिज्म हिंदुइज्म में कि इतनी बड़ी प्रॉब्लम है कि जो भी हिंदूज जो कन्वर्ट करे, जो मुसलमान बने इंडिया के अंदर, इस्लाम में कायदे से कास्ट से कोई वो नहीं है, सीन नहीं है। लेकिन जो सब कॉन्टिनेंट के मुसलमान हैं, दे ऑल प्रैक्टिस कास्टिज्म। हाँ, अच्छा। सबके सब कास्टिज्म। ये ज्यादा लोगों को पता नहीं है वैसे। नहीं पता नहीं है तो बेवकूफ है, अगर उनको नहीं मालूम तो। और मैं तो यहाँ तक कहता हूँ सर, और अब तो शुक्र है कि कुछ लोगों को ये बात समझ में आने लगी है कि इंडिया के अंदर जो माहौल इस वक्त बना हुआ है, कि जो इस तरह से प्रोजेक्ट करा जा रहा है कि इंडिया में एक हिंदू मुस्लिम टेंशन हो रही है, अगर आप उसको गौर से देखा जाए तो एक्चुअली वो हिंदू मुस्लिम टेंशन है नहीं, वो कास्ट वॉर है जो इंडिया में हो रही है। क्योंकि जो मुसलमान हैं हिंदुस्तान के हैं, उनमें भी अपर कास्ट है और लोअर कास्ट है। राइट। और जो हिंदू है उसमें भी अपर कास्ट है, लोअर कास्ट है। तो जिसको ये गंगा जमुनी तहजीब कह दिया जाता है, जो ये अपर कास्ट हिंदू, अपर कास्ट मुसलमान का एक बहुत ही रोमांटिक सा नैरेटिव है, जिसमें हम हाथ मिला के साथ में ईद पे भी गाएंगे, दिवाली पे भी गाएंगे, और क्या कहते हैं ये भी बोलेंगे रमजान में राम भी है और दिवाली में अली है। और लेकिन एट द सेम टाइम वी विल मेक श्योर कि जो दलित हिंदू और पसमानदा मुसलमान है उसके हक और हकूक उसको ना मिले और उसको एक्सप्लॉयटेशन चलता रहे उसका, ठीक है। और अगर आप हिंदुस्तान में रिसेंटली जो भी कुछ हुआ है, मैं सरकार पे तो बाद में जाएंगे, अवाम की बात कर रहा हूँ कि जितना भी कुछ हिंदुस्तान में जिसको एंटी मुस्लिम करके प्रोजेक्ट करा जा रहा है, वो अगर आप गौर से देखें, स्टैटिस्टिक्स को देखें कि जो द वर्स्ट फॉर्म ऑफ वायलेंस इज लिंचिंग। हाँ, और जो रिसेंटली
डाटा के हिसाब से तो बड़ी है वो। है ना, हिंदुस्तान में हुई है। अगर आप वो वो मुसलमान मारे गए हैं उनकी आप सोशल प्लेसमेंट या कास्ट प्लेसमेंट उनकी देख रहे हैं आप, यू विल बी सरप्राइज्ड कि सबके सब पसमानदा दलित मुसलमान है। एंड द मोमेंट यू ब्रिंग दिस टॉपिक अप विद एन अशरफ मुस्लिम, ठीक है, जो अपर कास्ट मुस्लिम है, वो हमेशा आपको ये बोलेगा कि यार हमारी आइडेंटिटी पे बात आ रही है और तुम ये अच्छा ये बातें कर रहे हो, कास्टिज्म की बातें कर रहे हो। फैक्ट ये है कि अशरफ मुसलमान की आइडेंटिटी पे कुछ आंच नहीं आई है। मरा कौन है? मरा वही है जो पहले भी मर रहा था, जो पहले भी मर रहा था। हाँ। ठीक है, अब मैं ये बात अगर बोलूं तो बड़ी जल्दी मुझे इस्लामोफोब भी बोल दिया जाएगा, बट एक्चुअली आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इस्लाम, आई एम टॉकिंग अबाउट द कास्ट फैक्टर है। ये तो जो लोग मरे हैं, हाँ, उनके बारे में बात हो रही है, उनके बारे में और वो क्या है, किस कैटेगरी में, अगर कैटेगरी में डालना है, क्योंकि उनकी जो डेथ मारे गए हैं वो इसलिए मारे गए हैं कि वो किसी कैटेगरी को बिलोंग कर रहे थे ना। हाँ, तो एक वो तो देखना ही पड़ेगा ना फिर। ट्रेडिशनली क्या है कि हिंदुस्तान जैसे मुल्क में क्लास जो है, पैसा जो है, वो कास्ट डिफाइन करती है। बहुत कम ऐसा होता है, ये तो भला हो रिजर्वेशन का, थोड़ा चेंज, जिसकी वजह से कि एक कम्युनिटी जो कि इतना बड़ा परसेंटेज होल्ड करती है पॉपुलेशन का, उसको रिप्रेजेंटेशन मिलनी शुरू हुई है। उससे अलहदा हिंदुस्तान के अंदर पैसा किसके पास है? अपर कास्ट के पास, चाहे हिंदू है या मुसलमान है। और बोले सर, नहीं, मैं पैसा प्लस जो प्रोफेशनल रिसोर्सेज लगा लो, जो जॉब, आईएएस जैसी जॉब, जो सिविल सर्विसेज वाली, जो इसमें भी जो भरे हुए हैं, जो अगर वास्ट मेजोरिटी देखें तो वही हैं जो अपर कास्ट वाले लोग। बिल्कुल, क्योंकि रिसोर्सेज आइदर वे, मतलब हिंदू और मुसलमान दोनों। हाँ, वही प्रिविलेज्ड क्लास। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा, मैं क्योंकि बड़ा आसान है हमारी बात को इस तरह से कंस्ट्रक्ट कर देना, कोई ये मान जाए कि मैं ये डिनाई कर रहा हूं कि इंडिया में इस्लामोफोबिया नहीं है इस टाइम। ठीक है, बिल्कुल है, और बिल्कुल नाजायज है, वो बिल्कुल गलत है। एनीबडी हु लव्स अ सेकुलर सोसाइटी विल नॉट कम एंड से कि इंडिया में इस्लामोफोबिया नहीं है। बट ये बात भी एट द सेम टाइम एक्सेप्ट करनी बहुत जरूरी है कि एक्चुअली में देयर इज अ कास्ट वॉर हैपनिंग। सिखिज्म में भी सिमिलर सीन है जी, वहां पे भी कहने, मतलब सिखिज्म इज जैसे जब आया था 300 साल पहले, अभी थोड़े और ज्यादा हो गए ऊपर, तो देन इट वाज द प्रोग्रेसिव रिलीजन। हाँ, हर चीज़ों का अच्छा, मतलब पंजाब में तो ये हाल था कि जो एल्डर बड़ा बेटा है उसको सरदार बना दिया जाता था, कि रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड दिस एंड दैट के चक्कर में। ये जो पीछे के 30-40 साल, जो 30 साल गुजरे हैं, और उसमें रेडिकलाइजेशन वहाँ भी हुई है, और वहाँ पे भी कास्टिज्म गया नहीं है कहीं पे। कहाँ गया? तो वही मैं कह रहा हूँ, ये तो प्रोग्रेसिव रिलीजन, न्यू रिलीजन, जिसका मेन काम था कि ऐसी चीज़ों को इरेडिकेट करना। वहां पे भी, क्योंकि ये कल्चरली इतना एम्बेडेड है हमारे अंदर कि आप कुछ भी नया कर लो, नए नए सेक्ट भी बन रहे हैं, इट्स अ मैटर ऑफ टाइम, नए नए सेक्ट कितने आ गए हैं, वहां पे भी ये कास्ट और हायरार्की बननी शुरू हो जाएगी। आपने बात की ना गटर साफ करने वाली, मुझे तब यह ध्यान में आया, वो ही प्रिविलेज क्लास जब यहाँ आती है ना, तब वो अपने गटर, अपने टॉयलेट, अपने सब कुछ साफ करते हैं, सब करते हैं। हाँ। तो ये थोड़ी सी बेनिफिट जरूर हुई। वही मुझे समझ नहीं आता कि जब आप ये खुद कर रहे हो, आप तब उनको मुश्किल होती है शुरू में आने में, मैं करूंगा साफ, अपने टॉयलेट मैं करूंगा साफ, लेकिन वो धीरे धीरे वो अपने लिए नॉर्मलाइज कर लेते हैं, लेकिन वो उसको एक्स्ट्रापोलेट नहीं करते कि भाई जब इंडिया में जो तीसरा चौथा बंदा आपके लिए कर रहा है और आपको उसकी शक्ल भी याद नहीं है कि वो है कौन, वो इंसान भी है कि नहीं, वो कैसे इस डायकोटमी से रहते हैं, मुझे समझ में नहीं आता। जोक है, जो मतलब जो मैं एक्चुअली जो हम बात कर रहे हैं ना, मेरी इच्छा ये रहेगी कि ऐसे लोग जो प्रिविलेज में रहते हैं, ये सब कुछ थोड़ा बहुत सीख रहे हैं, कर रहे हैं, उनको थोड़ा झकझोरा जाए किसी। देखिए जो सफ़र कर रहे हैं, जिनके साथ बुरा हो रहा है, उनके बारे में बातें भी होती हैं, उनको वो भी करते हैं, इट्स नेवर इनफ एंड इट शुड नेवर बी इनफ टिल इट इज सॉर्टेड, है ना। लेकिन मैं, जैसे होता है ना, लेट्स एम्पावर वुमेन, मेरा मानना है कि एम्पावर वुमेन नहीं है, लेट्स डिसआर्म मेन, है ना। उनको फिर वही बात होगी कि यार उनको एम्पावर करने चलते हैं, राइट। मैं उससे थोड़ा अलग हूं कि यार leave them alone. Problem is not women. So don't empower women. Disarm men. इसी तरह से disarm the privileged class. तो उससे मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि अगर आपके
दिमाग में, हाँ, कि जो ये प्रिविलेज क्लास है ना, अगर हम इसको टारगेट करें कि भी इनका क्या किया जाए ताकि जो डाउन स्ट्रीम में कहूंगा फिलहाल तो, क्योंकि देयर इज हायरार्की सी बनी हुई है, जो डाउन स्ट्रीम लोग सफर कर रहे हैं उनको बेनिफिट हो, बट द एक्शन शुड बी विद द ऑन द प्रिविलेज क्लास। वो अगर आपके कुछ दिमाग में नहीं, आप बिल्कुल सही बात है। मतलब आई थिंक जो पॉलिसी ऑफ रिजर्वेशन है ना, ये जो अफर्मेटिव एक्शन है, दैट इज द बेस्ट थिंग that has happened to India actually. I will not say that is the best thing that has happened to the Dalits of India. It is the best thing that has happened to India. और because of reservation, हमको ये तो पता है कि जो जिनकी आवाज़ें दबाई गई हैं, जिनको पानी पीने तक का हक नहीं था, थोड़ा जस्ट बिकॉज ऑफ एक्सीडेंट ऑफ लाइफ, कि वो कहाँ पैदा हो, कोई लॉजिक कुछ नहीं है, कोई साइंस कुछ नहीं है उसके पीछे, ठीक है। नॉट दैट कि अगर कोई साइंस बर्थ डजंट डिफाइन यू दैट वे, जैसे कैटेगराइज करके जोड़ दिया है, तो उनको तो जो फायदा जो उनको आवाज मिली है, जो रिप्रेजेंटेशन मिला है, दैट असाइड द प्रिविलेज हैज कम आउट शाउटिंग कि मेरा हक मारा जा रहा है। हाँ, वही हाँ। जो 7-8% है वो आके चिल्ला रहे हैं कि मेरा हक मारा जा रहा है, विदाउट, वही आप भी मेरे को बता रहे थे ना कि ब्राह्मण जो है कभी भी दान में जमीन नहीं लेता। मेजॉरिटी जो है वो दान दक्षिणा में, वेल्थ, पैसा वैसा वो सब चीजें, जमीन नहीं ली। बहुत कम, एक छोटे सेक्ट्स हैं, अरे छोटे तो बहुत निकले, हाँ, उन्होंने ली है, लेकिन मेजॉरिटी नहीं। हाँ, तो जमीन क्यों नहीं ली? मेहनत करनी पड़ती है, काम करना पड़ेगा उस पे जाके, पैसा कमाने के लिए उस पे। और ऑन द अदर हैंड वी हैव अ कम्युनिटी जिसकी नियत ही ये बन गई है गांधी के टाइम से कि गटर उसी ने साफ करना है। हाँ, वो फिक्स ही हो गया वो। और उसके चलते गटर साफ करने की जो मशीनें हैं ना, हाँ, वो भी नहीं आएंगी। 25-30 साल से बनी पड़ी है, सब कुछ हो रहा है दुनिया भर में, लेकिन वहां नहीं आएंगी, क्योंकि वहां पे है अपने पास डिह्यूमनाइज्ड फोर्स है एक, वो करती रहेगी। आप सोचो सर, गटर साफ करते करते जहरीली गैस से बंदे मर गए। सर, ये तो फिजिकल इम्पैक्ट है। हाँ। मैं तो कह रहा हूं ये तो फिजिकल इम्पैक्ट है, लोग मर गए, उनको गंद में रहना पड़ रहा है। आप इसका साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट देखो, साइकोलॉजिकल ट्रॉमा देखो कि एक बच्चा अपने बाप को यही करता देखता है। आई मीन क्या है उसकी लाइफ में आगे, वो क्या देख के बड़ा बनेगा। हम सोचें, अगर जैसे हम अपने बाप या माँ बाप के बारे में सोचें, तो कुछ एक एस्पिरेशन से लेके शुरू होती है ना जिंदगी। उन्होंने क्या देखा है कि उसका बाप जो उसके लिए स्ट्रॉन्गेस्ट फिगर है साइकोलॉजी इसमें, मेंटल हेल्थ में, साइकोलॉजी में, कि वो स्ट्रॉन्गेस्ट फिगर है माँ बाप की, वो इतनी डिमीन हो गई है। उसको कोई भी ऐरा गहरा नथु खैरा जिसके पास थोड़ी सी पावर है, कुछ भी उसको डिमीन करके निकल रहा है, वो बच्चा वो कहां से कॉन्फिडेंस लेके निकलेगा? वो कहां से अपनी क्लास में खड़ा होकर 4 क्वेश्चन पूछ लेगा? मजे की बात यह है कि अगर अपना साइकोलॉजिकल ट्रॉमा लेके शहरों में किसी थेरेपिस्ट के पास जाता है, तो वो थेरेपिस्ट खुद अपर कास्ट निकलता है। ये डायमेंशन, ये जो मतलब फोर्थ क्या, ये तो पता नहीं कौन से डायमेंशन है जो लोगों को एक्नॉलेज भी नहीं कर नहीं रहे। और थेरेपिस्ट के जाके बोलता है कि मेरे को कास्ट का ट्रॉमा है, थेरेपिस्ट ये बोलते हैं उसको कि अपर कास्ट थेरेपिस्ट, ऑब्वियसली वो बोलेगा कि नहीं, दिस इज अ सेफ स्पेस, आई डोंट नो माय कास्ट, आई डोंट नो योर कास्ट, सो दिस इज कास्टलेस स्पेस। ये क्या थेरेपी देंगे उसको? इसका अगर मैं यहाँ के आपको दूं ना, अगर कोई मान लीजिए मेरे पास कोई आता है एज अ डॉक्टर, को पेशेंट आता है कि मेरा ये ट्रॉमा है, अगर मैं ये बोल दूं ना कि नहीं ये तो एग्जिस्ट नहीं करता अब, आई विल बी गॉन। मैं वही कह रहा हूं कि ये सिस्टम की ट्रेनिंग भी इतनी मतलब खराब है कि जो सामने आपके बैठ के रो रहा है ना, वो बताएगा ना आपको क्या है मेरी प्रॉब्लम। मैं जज कर ही नहीं सकता। नहीं, इंडिया में सर ये भी है कि वो क्यों बोलते हैं कि कोई कास्ट नहीं है, अगेन वही बिकॉज जो हमने शुरू में बात करी, क्योंकि वो खुद अपर कास्ट प्रिविलेज्ड है। हाँ। तो उसे पता ही नहीं कि ये भी कोई ऐसा भी कोई हादसा होता है किसी की जिंदगी में जिसमें उसकी कोई चॉइस नहीं है, जिसकी वजह से पूरी जिंदगी वो और उसकी फैमिली डिस्क्रिमिनेट करी जाती है, और उसका भी ट्रॉमा हो सकता है, उसे मालूम ही नहीं है वो। तो ये सिस्टम की भी बात नहीं है, मतलब कि मेडिकल सिस्टम जो है, वो मैं इसलिए था। हाँ। उसकी बात ये थी कि दैट गिव्स यू एन अपॉर्चुनिटी टू एग्जिट फ्रॉम दिस प्रिविलेज वाला जो साहब है ना। हाँ। आपको एक अगर सिस्टम आपको टेक्निकली सेंसिटाइज करे, आपको पेशेंट की नीड्स के बारे में सेंस कि वो है, उसको आप उसके लिए बैठे हो, वो आपके लिए नहीं आया है,
तब आप सोचने पे थोड़ा तो मजबूर होते हो कि यार मैं सुन तो लूं। बिल्कुल। इसीलिए आपकी नॉर्मल लाइफ में भी अगर मान लीजिए आपको कोई बता रहा है ना कि मेरा ये दुख है, मेरा ये दुख है, तो आप शायद थोड़ा ज्यादा सुन लो कि यार ठीक है, तू बताएगा अपना दुख, मैं थोड़ा बता सकता हूँ तेरा दुख क्या है, उसको फिर मैं देखूंगा कि मैं क्या उसके लिए ऑफर कर सकता हूँ। लेकिन वो भी नहीं है अपने वहां पे अपने एनीवे आई थिंक मोस्ट ऑफ द थेरेपी, मोस्ट नॉट ऑल ऑफ इट, अच्छा, बट मोस्ट ऑफ द थेरेपी इन इंडिया इज अ पॉन्जी स्कीम। इसका कोई आपको मतलब कुछ मालूम है, कुछ पर्सनल या डिस्टेंट पर्सनल हाँ, एक्सपीरियंस? मेरा खुद का ज़ाती तजुर्बा है। अच्छा। मैं गया मैं किसी के पास, क्योंकि मेरे को बाइपोलर डिसऑर्डर है। अच्छा, ठीक है। तो कई बार जब हालत काफ़ी ख़राब हो गई, किसी ने सजेस्ट किया कि भाई मिल किसी से जाके। अब वो जाके मिले तो मतलब उसकी बातें सुन के मेरे को समझ में आया, मैंने कहा यार ये तो बेवकूफ़ है, ये क्या मुझे बताएगी। अच्छा, फिर मैं मजे लेने चला गया अगली बार। अच्छा, तो कहती सच सच बताओ ट्रॉमा किस बात से है? मैंने कहा मेरा ट्रॉमा 1992 से शुरू हुआ है। कहती क्या हुआ था 92 में? हाँ, मैंने कहा बाबरी मस्जिद अच्छा, का जो इंसिडेंट है ना, उससे उसके बाद से मेरी मेंटल स्टेट ठीक नहीं है। नहीं नहीं वो सब छोड़ो, अच्छा, तुम अपना ट्रॉमा बताओ। मैंने कहा मैंने तो ये किसका ट्रॉमा बता रहा हूँ मैं है? फिर वो साइकोलॉजिस्ट ने ये बोला ये इसको छोड़ो। हाँ, वो नहीं कि वो छोड़ो, वो पॉलिटिकल चीजें छोड़ो, तुम अपना बताओ, तुम्हारे को क्या हुआ। मुझे तो एक्चुअली एनीवे, हाँ, अच्छा, बट ऐसे भरे पड़े हैं सर। समझ गया, मैं इसीलिए पूछना चाह रहा था मैं। अब अगर मैं किसी थेरेपिस्ट के पास जाके ये बोलूं कि मैं डॉक्टर अंबेडकर को मैंने पढ़ा, ठीक है, और उसके बाद से मेरा दिमाग खराब हो गया, और मैं अपने चारों तरफ ये जो कास्ट की नाइंसाफी देखता हूँ मैं, और ये जो बदसलूकी बदतमीजी देखता हूँ ना, मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। और अनफॉर्चुनेटली मैं ऑपरेसर क्लास का पार्ट हूँ, एंड आई कांट मेक पीस विद दैट। आप मैं शर्त लगा रहा हूँ आपसे, आप मेरे साथ चलना और ये जाके बोलना किसी भी थेरेपिस्ट को दिल्ली में या बॉम्बे में या कहीं पे भी, अगर उसको एड्रेस कर दे तो नेचुरली यही, जैसे हम बच्चे की बात कर रहे थे, जैसे कहते हैं ना कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, देयर यू गो। बचपन में वो बाप ने उसने अपने बाप को ऐसे बड़े होते देखा, क्लास में उसको क्वेश्चन पूछने की हिम्मत नहीं है। ऐसे बच्चे कहाँ अपने आप को करेंगे? जब क्वेश्चन नहीं पूछेंगे सीख नहीं सकते, बिल्कुल सीख नहीं सकते तो एग्जाम क्या अचीव करेंगे? मतलब देयर यू गो, बड़े हो गए हैं, कितने हर्डल्स है ना हर स्टेप पे, बड़े हो गए हैं, समझ में आया कि यार ये तो वो वाला ट्रॉमा चल रहा है, जाएंगे हेल्प लेने, तब आप ये जो कहानी बता रहे हो ये सारा ये सब कुछ चलेगा। एक बात तो हम एक्नॉलेज कर ही लें कि हम ऑपरेसर क्लास से आते हैं, विदाउट अ डाउट, हाँ, विदाउट अ डाउट, और हम हमारी प्रिविलेज का हमें बहुत फायदा मिला है, बहुत बेशुमार फायदा, नोइंगली अननोइंगली बहुत मिला है। मतलब आधी पता भी नहीं है हमें कहाँ कहाँ मिला होगा। प्रिविलेज का तो बात ये है कि आपको पता भी नहीं था, आप कैसे कैसे उसका फायदा उठा रहे हो। फिर भी एक जमात पूरी इकट्ठी हो रखी है, इवन विद यंग प्रोफेशनल्स हु आर वर्किंग आउटसाइड इंडिया, जो एक तो जो कास्ट प्राइड कैरी करते हैं, मतलब कि हम फलाने हैं, हम हमारी ये है, हम राजपूत हैं, हम जाट हैं, हम गुज्जर हैं, हम शर्मा हैं, हम फलाने हैं, हम पंडित हैं। वो कास्ट प्राइड वो इस कदर कैरी करते हैं कि उन्होंने विदेशों में आके रह के यहाँ पे एसोसिएशंस बना रखी हैं, जैसे बे एरिया जाट एसोसिएशन वहां पे बनी हुई है, यहाँ पे भी है, सब जगह यहाँ पे भी एक तबका तो है जो अपनी कास्ट प्राइड को अपने कंधे पे लेके चलता है, एंड आई एम नॉट श्योर कि कितना बड़ा तबका है वो जो इसको, आई मीन आई डोंट नो हाउ टू से इट, बिकॉज क्वेश्चन तो वही करेगा जिसको पता होगा, दिखेगा कि एहसास होगा। और कुछ लोग ऐसे होंगे जो ऐसे हैं, मतलब ज्यादातर लोग जो ये बोलते हैं कि यार मैं इन सब चीजों में बिलीव नहीं करता, मैं प्रैक्टिस नहीं करता, तो मुझे नहीं पता। अब उन लोगों को कैसे ये बताया जाए कि भाई कि तुम एक चीज का फायदा उठा चुके हो और उठाते रहोगे जिंदगी भर, और पता भी नहीं हुआ, और तुम ये नहीं कह सकते फिर कि भाई मुझे तो पता ही नहीं है। ये नहीं कह सकते। एक वाइट पेपर एक बनना चाहिए इन लोगों के लिए, जहां पे इनको ये बताया जाए कि तुम ये जो बोल रहे हो कि मैं कास्टिज्म में बिलीव नहीं करता या करती, और
मेरे को तो पता भी कुछ नहीं है और मैंने कभी इसको प्रैक्टिस भी नहीं किया, उनको ये बताने का कोई जरिया होना चाहिए कि तुम बचपन से लेके अब तक और ताउम्र तुम एक फायदा उठा रहे हो बिकॉज ऑफ योर कास्ट प्लेसमेंट एंड यू बिलोंग टू द प्रिविलेज। कैसे बताएं? नहीं, बिग 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 क्वेश्चन। इसमें अगर थोड़ा सा सजेशंस दें, शुरू करते हैं ये व्हाइट पेपर बनाना आज की डिस्कशन से, सजेशंस एनलिस्ट करने शुरू करते हैं, देखते हैं कहाँ तक बनती है। एक तो हमने बात की जो मुझे दिमाग में आ रहा है, अगर मैं उसको सामने रखूं तो पहली बात तो जिसको ये लगता है, जो भी आपने बात की कि भाई कास्ट तो वही नहीं कुछ, उसका तो कोई नुकसान है ही नहीं, मैंने तो कभी कुछ देखा ही नहीं ऐसा, दैट इटसेल्फ इज अ बिग रेड फ्लैग। अगर आपके साथ जो सुनने वाले हैं, अगर आप में किसी के साथ आपके साथ ऐसा आपको लगता है, वही बोलेगा जो मतलब जिसको कास्ट का कोई भुगतना नहीं पड़ा। एग्जैक्टली, ये सबसे बड़ा। अगर आपके दिमाग में ऐसा है तब मान के चलिए, है ना, मान के चलिए, स्टाम्प पेपर पे लिख सकते हैं कि आप प्रिविलेज क्लास से बिलोंग करते हो। बिल्कुल, फर्स्ट टिक मार्क अगर ऐसा है तो। ये तो एक बात मुझे मेरे समझ में आती है, जैसे हमने इतनी डिटेल में इस पे बात। दूसरा मुझे आता है, हमने उस पर ज्यादा डिटेल में बात नहीं करी, वो है शादियां। ये तो हो गई ना रिजर्वेशन वाली। शादियां तो कास्ट में करे बैठे रहते हैं। एग्जैक्टली। अगर आपने अपनी शादी या आपके कजन्स की फैमिली में, क्लोज फैमिली में किसी की शादी कास्ट से बाहर नहीं हुई, तो बहुत ही बड़ा रेड फ्लैग है वो कि आप प्रिविलेज क्लास से हो। सर ये इतना ज्यादा आपने जो बात बोली, मतलब इससे याद आया मेरे को, अखबारों में वो मैट्रिमोनियल ऐड नहीं आते हैं, There you go। वो कास्ट पे आते हैं। तो बनिया, ब्राह्मण, राजपूत, जाट, गुजर और कोई ले लो, SC ST एक बना होता है। हाँ, वो भी होता है। तो बेसिकली यही तो हम बताना चाह रहे हैं कि ये इतना गहरा सिस्टेमिकली घुसा हुआ है ना, कि जब तक हम ऐसा देखेंगे ना, अगर हम, ये तो क्लियर है, अगर आपके घर में नहीं हुई ना शादी, यू बिलोंग टू अ प्रिविलेज्ड क्लास। पहला था कि आपको बुरा हुआ ही नहीं, आपको जात के बेस पे आपको कुछ डिस्क्रिमिनेशन हुई, तो वो हो गया। उसके आगे का आता मुझे, अगर बच्चों को ले, मान लीजिए अगर आप ऐसा बच्चे हैं जिसने अपने माँ बाप की बेइज्जती जात के नाम पे नहीं होते देखी, कि किसी ने आपके बाप को, आपके फादर को आके डिमीन नहीं किया, बर्तन अलग नहीं रखती है, वो तो अलग बात है। नहीं, डिमीन, मुंह जबानी डिमीन नहीं किया, मतलब आपको नीचे रख के नहीं बोला, और आपने अपने बाप को हमेशा प्राउडली देखा है कि वो सारा कुछ, ऐसी कोई बेइज्जती ऐसी वाली नहीं हुई, तो आप वेरी वेरी लाइकली, अब पहली वाली तो बिल्कुल क्लियर थी मेरे लिए, दिस इज वेरी वेरी लाइकली कि आप प्रिविलेज्ड क्लास से हो। आपके माँ बाप के बर्तनों वाली बात आपने की, आपके माँ बाप के बर्तन अलग नहीं हुए कभी। आपको ऐसा नहीं लगा कि आप किसी दोस्त के घर जाते हैं और उसकी माँ ने, उसके बाप ने शक्ल ऐसी बना ली हो कि अब क्या करें, आपको खाना कहाँ बैठ के खिलाएं, पानी दें ना दें। अगर ऐसा आपके साथ नहीं हुआ ना कभी, तो आप मोस्ट लाइकली प्रिविलेज क्लास में हो। नहीं, तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ, इनको अगर नहीं हुआ तो आप प्रिविलेज क्लास में हो। हाँ, तो मैं कह रहा हूँ इस सोसाइटी के ऊपर लानत है, जिसमें आज की तारीख में भी ये भेदभाव और ये गंद चल रही है, उस सोसाइटी पे लानत है। वो सोसाइटी मुझे नहीं लगता कभी भी आगे बढ़ सकती है। वो सिर्फ क्या कर सकती है, वो मिड लेवल के कॉर्पोरेट जॉब्स कर करके, गुलामी कर करके उसी में खुश रहेंगे। लेकिन ये जो विश्व गुरु बनने का सपना है ना, ये तब तक नहीं बन सकते जब ये अपने अंदर की सबसे गंदी कुरीति जो कास्ट है, इसको हम धिक्कार के, लात मार के हमेशा के लिए फेंक नहीं देते कि ये नहीं हो सकता। सरनेम्स खत्म होने चाहिए। वो, हाँ, एक्चुअली यू सेड दैट राइट ऑन। सरनेम्स वाली जो बात है, घरों में पूछा जाता है कि आपका वो दोस्त है ना, उसका नाम जो भी लगा लो, संजीव, राम, श्याम, वट एवर, मोहम्मद, वट, उसका सरनेम क्या है? अगर आपके घरों में ये पूछा जाता है कि भैया आपके फ्रेंड का सरनेम क्या है, या फलाने का सरनेम क्या नेम, तो वो यही जानने की कोशिश तो बेसिकली आप प्रिविलेज क्लास से हो, क्योंकि वो जानना चाह रहे हैं कि आपकी गर्लफ्रेंड का सरनेम क्या है, आपके दोस्त का सरनेम क्या है, जिसके साथ उठते बैठते उसका सरनेम है क्या। वो सरनेम क्यों पूछा जाता है? इसी का कारण है। ये तो मतलब मुझे अपने दादा नाना उनका याद हो, तो वो तो जानते ही नहीं थे दोस्तों के नाम क्या है, वो तो उनको उनके सरनेम से ही जानते थे। तो अगर ये होता है आपके साथ, आप प्रिविलेज क्लास से हो, तो ये 4-5 चीजें तो मुझे अभी याद आ रही हैं
आगे अगर, और हाँ अगर ये आपको है ना, तो देखिए सर ऐसा है कि ये चीज एक जनरेशन में जाने वाली तो नहीं है, लेकिन कितनी जनरेशन का वेट करा जाए सर? मैं इसी जनरेशन को बोलने वाला था कि जो आप किसी भी जनरेशन में हो, आप कम से कम इतना तो कर सकते, जा सकती है एक जनरेशन में अगर रेवोल्यूशन टाइप फीलिंग ले ले कोई, लेकिन आप मिनिमम इतना तो कर सकते हो कि अगर आपको ये सब सुन के लग रहा है कि आप प्रिविलेज क्लास से हो, तो एटलीस्ट स्टार्ट सेइंग इट टू योरसेल्फ। बिल्कुल कि बिल्कुल। आप प्रिविलेज क्लास से हो, नोइंगली अननोइंगली आपने इसका बेनिफिट उठाया है, आपने अपनी मेहनत करी होगी, अचीवमेंट्स ली होंगी, दे आर देयर। ये प्रिविलेज का बेनिफिट आपको बिना मेहनत के ही मिल गया है। वो भी है साथ में, एग्जैक्टली जैसा हमने पहले बात की कि स्कूलिंग से लेकर, करियर से लेकर, ट्रीटमेंट, हेल्थ ट्रीटमेंट, सब जगह पे है। जो भी लोग ये देख रहे हैं और प्रिविलेज क्लास के लोग, और उनको सुन के अगर ये लग रहा है कि हम कर रहे हैं बकवास और ऐसी कोई चीज नहीं है, तो ऐसा है, भाड़ में जाओ। और नहीं, भाड़ में तो भेजेंगे नहीं, उनको रखेंगे अपने साथ, उनको आप रख लेना सर, मैं नहीं उनको कुरेदना तो पड़ेगा। नहीं, मेरे पास इतना टाइम नहीं है। अच्छा फिर ठीक है ना मेरे में इतना पेशेंस है। हाँ। अगर इतने टाइम के बावजूद भी मैं इनको कुरेदूंगा या आप इनको कुरेदोगे, तो मतलब ये क्या, मतलब चिंपांजी को ट्रेन कर रहे हैं क्या? हाँ, एट लेवल, यस आई टोटली। और ये ऐसे बहुत से, अगर ये अपने आप को ये बोल दे आके कि हाँ मैं चिंपांजी हूँ, मुझे ट्रेन करो, तो मैं कर दूंगा। नहीं वो तो हाँ एक्नॉलेज हाँ, नहीं ये होता, एक्नॉलेज करे ना वो तो हाँ। तो जो लोग नहीं मान रहे हैं इस बात को कि प्रिविलेज क्लास में से कि उनके पास प्रिविलेज है और इस वजह से उनकी लाइफ बड़ी कन्वीनियंट रही है, वो इस चैनल को दोबारा ना देखें, ठीक है? क्योंकि आपके लिए जगह नहीं है, यहाँ पे कुछ और ही बात हो रही है। और जो लोग इस प्रिविलेज क्लास में से सोचना चाहते हैं इस मुद्दे के बारे में, तो मैं उनको रिकमेंड करता हूँ कि जितना हो सके डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को पढ़ें, इंडिया की हिस्ट्री पढ़ें, कास्ट की हिस्ट्री पढ़ें, और तब आपको एहसास होगा कि प्रिविलेज चीज़ क्या है और कास्ट कितनी कितनी बड़ी कुरीति है। और जितना जितना आप पढ़ेंगे उतना ही आप ये महसूस करेंगे कि अपनी ज़िंदगी से इस कुरीति को बिल्कुल दूर निकालना है। और जिस दिन आपने ये कर दिया, उस दिन ये कुरीति भी नहीं रहेगी। उसमें एक चीज ऐड कर दूं मैं? करो, बिल्कुल करो, उधर देख के करो। मैं उधर देख के करूंगा। अच्छा। मेरा उधर है। अरे, हम बड़े अमीर हैं, हमारे पास दो है। प्रिविलेज क्लास क्या होती है? यही तो होती नहीं, है। मैं ये कहना चाह रहा था कि जब लोग, स्पेशली प्रिविलेज क्लास वाले, जब ऐसी इस चीज को चैलेंज करेंगे ना अपने अंदर, बहुत बुरी हालत होने वाली है। अंदर से बिल्कुल एंजाइटी, बिल्कुल। अंदर से टेंशन, अंदर से एक इतना बड़ा पहाड़ जो आपको पता ही नहीं है कि आपको उसको कुरेदना था, उस पे आप चोट मार रहे हो, तो अंदर से एंजाइटी, अंदर से आइडेंटिटी क्राइसिस, पता नहीं क्या कुछ होने वाला है। हाँ, तो जब ये एंजाइटी और ये ट्रॉमा ये ट्रिगर हो, जब भी थेरेपिस्ट के पास जाएं। नहीं जरूरत नहीं, मैं वही कहने वाला था। हाँ। कि जब ये नॉर्मल है, आप ये समझें कि ये एंजाइटी, ये टेंशन, ये जो प्रॉब्लम को लेकर लोग हैं, जो दूसरी जातियों वाले जो बचपन से ऐसी एंजाइटी, टेंशन, स्ट्रेस के साथ जी रहे हैं, और उन्होंने पढ़ाइयाँ करने की कोशिश की है, करियर बनाने की कोशिश की है, और आज हम आपको ये बोल रहे हैं कि आप ये टेंशन, ये इसको जरा महसूस करें जी, इसको चैलेंज करें अपने आप को। बहुत अंदर से ना जो खराब होने वाली है हालत उसमें, अगर आप सीरियसली करते हैं तो डोंट गिव अप ऑन दैट, डोंट गिव अप ऑन दैट, दैट इज जस्ट द फर्स्ट स्टेप। लेकिन हाँ, द अदर साइड, वंस यू गेट ओवर इट, वंस यू एक्नॉलेज इट, अदर साइड इज ब्यूटिफुल। आई होप सो इट इज। एक बार आप सब लोग, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना जानने की कोशिश कर लीजिए कि रोहित वेमुला को सुसाइड क्यों करना पड़ा। इससे आगे मैं कुछ नहीं कहूँगा। दिस इज आवर फोर्थ डायमेंशन। थैंक यू। थैंक यू।